इंपोर्ट पर ड्यूटी घटाने के लिए सोनिया गांधी ने दिया दखल। वाणिज्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर जरूरी कदम उठाने को कहा। वित्त मंत्री ने कहा करंट अकाउंट घाटे को ध्यान में रखकर ही होगा कोई फैसला। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। पूरे एक्शन में पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोइली। कहा पर्यावरण मंत्रालय के पास अटके सभी प्रोजेक्ट पर 15 फरवरी तक हो जाएगा फैसला। फर्टिलाइजर कंपनियों को सरकार दे सकती है बड़ी राहत। कंपनियों को पुरानी दर पर गैस मिलने की संभावना। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। चुनाव से पहले सरकार का एक और लॉलीपॉप। किसी की भी पेंशन नहीं होगी 1000 रुपए से कम। वित्त मंत्रालय ने 15,000 से कम कमाने वालों के लिए ईपीएफ काटने को भी बनाया जरूरी। राजस्थान में मोदी की लहर। कांग्रेस का सफाया। लोकसभा चुनाव के लिए नेटवर्क के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बरकरार रहेगा केजरीवाल का करिश्मा। आवाज एट 9 में हम बताएंगे सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में क्या है वोटरों का रुझान। स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल और मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की कुछ दूसरी बड़ी खबरें। एक एमएसओ ये तय करता है कि जनता कौन सा चैनल देखेगी और कौन सा चैनल नहीं देखेगी। वो एमएसओ मोनोपोलीज हम खत्म करने जा रहे हैं। एमएसओ की मनमानी रोकेगी सरकार। एमएसओ के मार्केट शेयर पर लगेगा कैप। खास मुलाकात में सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा एफएम पर समाचार को मंजूरी पर भी हो रहा है विचार। ये बीजेपी ने इसी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने का मिला और कोई आदमी नहीं मिला जिसके खून से हाथ रंगे हैं। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। मोदी और मुलायम के बीच जुबानी जंग। मोदी ने कहा नेताजी की हैसियत नहीं कि उत्तर प्रदेश को बना सके गुजरात जैसा राज्य। मुलायम ने कहा खून से रंगे हैं मोदी के हाथ। भारी उतार चढ़ाव के बाद बाजार आज भी नहीं ऊंचाई पर बंद। सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई और निफ्टी इस साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। एयर इंडिया के नतीजे अनुमान से खराब। तीसरी तिमाही में मुनाफा 15% घटा, लेकिन बिक्री में 7.5% की बढ़ोतरी। और बिक्री बढ़ाने के लिए मारुति की नई स्ट्रैटेजी। ए स्टार और एस्टेलो का प्रोडक्शन होगा बंद। अगले महीने ऑटोमेटिक हैचबैक कार सिलेरियो लॉन्च करने की तैयारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वोटरों को लुभाने वाले हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पॉलिसी के स्तर पर भी तेजी दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पर्यावरण मंत्री ने आज कहा कि सभी अटके प्रोजेक्ट्स पर 15 फरवरी तक फैसला हो जाएगा। बिल्कुल, पॉलिसी से जुड़ी चीजों में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी दखल दी। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के लिए उन्होंने वाणिज्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है। शाम होते होते पेंशनर्स को पटाने के लिए एक बड़ा फैसला हो गया। अब सभी पेंशनर को कम से कम 1000 रुपए का पेंशन मिलेगा। और शुरुआत करते हैं इसी एक्सक्लूसिव खबर के साथ। गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी घटाने और शर्तें आसान करने की मांग को अब सोनिया गांधी का भी समर्थन मिल गया है। हालांकि दावोस में वित्त मंत्री चिदंबरम ने हमें बताया कि जब तक करंट अकाउंट डेफिसिट काबू में नहीं आ जाता, गोल्ड इंपोर्ट की शर्तों को आसान करना थोड़ा मुश्किल है। ज्वेलर्स और गोल्ड इंपोर्ट करने वालों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। गोल्ड इंपोर्ट से जुड़ी शर्तें आसान करने की इनकी मांग को लागू कराने के लिए अब सोनिया गांधी ने दखल दी है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के कार्यालय से वाणिज्य मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि ज्वेलर्स के संगठन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन की मांगों पर गौर करते हुए जरूरी कदम उठाया जाए। इन मांगों पर खास तौर से गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाना शामिल है। सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 2% से बढ़ाकर 10% कर दी है। 80-20 की शर्त आसान करने की भी मांग की गई है, जिसके तहत कुल इंपोर्ट का 80% फिर से एक्सपोर्ट करना जरूरी होता है। आज हमारी जो स्मगलिंग है वो बहुत बढ़ चुकी है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री आज हमारी बहुत अंडर प्रेशर में है। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये हमारी पूरी बात सुनने के बाद सोनिया गांधी जी ने जो आगे लेटर फॉरवर्ड किया, उससे हम सोनिया गांधी जी के आभारी हैं। ज्वेलर्स के मुताबिक इंपोर्ट की शर्तें कड़ी होने से गोल्ड का इंपोर्ट 6 महीने में 90% तक कम हो चुका है, जबकि तस्करी 2 गुनी हो गई है।
हालांकि वित्त मंत्री ने कहा है कि जब तक करंट अकाउंट डेफिसिट काबू में नहीं आ जाता तब तक शर्तें आसान करना मुश्किल है। Until we have a firm grip on the current account deficit, I do not contemplate any rollback of any measure. We will get a full idea of the current account deficit only when the budget is presented and when the year comes to an end. पिछले दिनों कई मौके ऐसे आए हैं जब ना चाहते हुए भी वित्त मंत्रालय को हामी भरनी पड़ी है, क्योंकि राजनीतिक दबाव काफी ज्यादा था। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है, क्योंकि ज्वेलर्स की बड़ी तादाद कांग्रेस के लिए एक बड़ा वोट बैंक भी है। हालांकि वित्त मंत्रालय के ही मुताबिक चालू कारोबारी साल में करंट अकाउंट डेफिसिट 50 अरब डॉलर के लक्ष्य से भी कम रहने वाला है, जबकि पिछले साल ये 88 अरब डॉलर था। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। सरकार एक्शन में है, अचानक वो बड़े बड़े फैसले लेने लगी है। आज पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोइली ने भी इंडस्ट्री को खुश करने वाले ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के पास अटके सभी प्रोजेक्ट्स को 15 फरवरी तक मंजूरी मिल जाएगी। हमसे खास बातचीत में मोइली ने कहा कि जब से उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार संभाला है तब से 2.5 लाख करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है। As and it comes, the proposals come to me, and we will always ensure that it's not kept pending in the ministry. That's why all the rest of the files or the matters which are pending, I hope to clear everything by 15th of February. गैस की कीमत बढ़ने के बावजूद फर्टिलाइजर कंपनियों की लागत नहीं बढ़ेगी। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने ये तय किया है कि फर्टिलाइजर कंपनियों को पुरानी कीमत पर ही गैस मुहैया कराई जाए। इस बारे में फर्टिलाइजर मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखने का फैसला लिया है। फर्टिलाइजर के दाम पर गैस की कीमतें बढ़ने का कोई असर शायद नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री चाहती है कि सरकार फर्टिलाइजर की एमआरपी के बजाय गैस पर ही सीधे सब्सिडी दे। मिनिस्ट्री के प्रस्ताव के मुताबिक 1 अप्रैल से गैस के दाम भले ही दोगुने हो जाएं, लेकिन फर्टिलाइजर कंपनियों को या तो मौजूदा दर पर गैस मिलती रहे या फिर अधिक से अधिक $5 प्रति MMBTU पर गैस दी जाए। सूत्रों के मुताबिक फर्टिलाइजर मंत्रालय ने प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है और इसे जल्द ही अंतिम मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजेगा। जानकारों का कहना है कि वित्त मंत्रालय को इस प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार इस प्रस्ताव से सब्सिडी का बोझ कम होगा। फर्टिलाइजर मंत्रालय की दलील है कि अगर ज्यादा दाम पर गैस मिलेगा तो लागत बढ़ेगी तो एमआरपी भी बढ़ेगा, और बढ़ी हुई एमआरपी पर अगर सब्सिडी देंगे तो सब्सिडी की रकम बढ़ेगी। एमआरपी ज्यादा होगा तो कंपनियों को राज्यों को ज्यादा टैक्स भी देना होगा। इतना ही नहीं, इंपोर्ट भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि एमआरपी के हिसाब से आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फर्टिलाइजर के दाम तय होते हैं। ये तो काफी बड़ा रिलीफ होगा। गैस दाम बढ़ेंगे तो सब्सिडी बढ़ेंगे और कीमतें भी बढ़ेंगी, तो ये अच्छा एक स्टेप है कि गैस प्राइस को ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाए या 10 से 20% बढ़ाया जाए, ताकि सब्सिडी कंट्रोल में रहे और कीमतें भी कंट्रोल में रहें। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल से गैस की कीमत नई फॉर्मूले से तय करने का फैसला लिया है, जिससे ये माना जा रहा है कि गैस के दाम अभी के मुकाबले करीब दोगुने हो जाएंगे। इसलिए सरकार को अब जल्द ही तय करना होगा कि फर्टिलाइजर और पावर सेक्टर के लिए गैस किस कीमत पर सप्लाई करनी होगी। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। चुनाव से पहले सरकार ने एक और लॉलीपॉप से वोटरों को रिझाने की कोशिश की है। वित्त मंत्रालय ने कम से कम 1,000 रुपए प्रति महीने पेंशन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 15,000 से कम कमाने वालों के लिए EPF काटने को भी जरूरी बना दिया है। इस खबर को विस्तार से समझा रही हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो बिल्कुल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की सोशल स्कीम के दायरे में आने वाले पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब पेंशन की न्यूनतम सीमा को 1,000 रुपए कर दिया गया है। पिछले हफ्ते ही श्रम मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा गया था कि लंबे समय से पेंशन की रकम को रिवाइज नहीं किया गया है, तो अब उसे रिवाइज किया जाए। उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है वित्त मंत्रालय की तरफ से। अब न्यूनतम पेंशन रकम सीमा 1,000 रुपए कर दी गई है और इस पूरा जो मंजूरी दी गई है इस प्रस्ताव को, इसका फायदा 22 लाख कर्मचारियों का होगा और केंद्र सरकार के कहा जाए सरकारी खजाने पर इससे 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साथ ही एक जो दूसरा प्रस्ताव पास किया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से वो ये है कि EPFO के दायरे में आने वाली सैलरी लिमिट को भी बढ़ा दिया है। अब तक ये सैलरी लिमिट 6,500 रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। इन दोनों फैसले से कर्मचारियों को फायदा होगा। खासतौर पर जहां तक सैलरी लिमिट बढ़ाने की बात है, इसका फायदा सीधा उन लोगों को होगा जिनकी कमाई कम है, यानी कि जो अब कम कमाई वाले कर्मचारी है वो भी भविष्य निधि का फायदा उठा सकेंगे। जी,
बाजार की उठापटक, इकॉनमी के मिले जुले संकेत और राजनीतिक घमासान के बीच जब कोई दर्शक अपना मन बनाना चाहता है, खबरों को सही संदर्भ में समझना चाहता है, तो उसकी पहली पसंद है CNBC आवाज। पिछले दिनों जब बाजार से लेकर इकॉनमी पर राजनीतिक खबरें हावी रही, तो आपने और जोरदार तरीके से अपनी पसंद फिर से जाहिर कर दी। 12 से 18 जनवरी के हफ्ते में ये बात इससे साबित होती है कि हिंदी और अंग्रेजी सभी बिजनेस चैनल्स को मिलाकर जितने दर्शकों ने देखा, उससे 8% ज्यादा दर्शकों ने अकेले CNBC आवाज को देखा है। यानी अंग्रेजी और हिंदी के सारे बिजनेस चैनल से आपका चैनल CNBC आवाज मीलों आगे है। यानी मार्केट और बिजनेस की सलाह के लिए ही नहीं, राजनीति के सटीक विश्लेषण के लिए आप हम पर भरोसा करते हैं। इसके लिए आपका शुक्रिया। बिजनेस और पॉलिटिक्स में लीडर बनाए रखने के लिए धन्यवाद। और राजस्थान में मोदी की लहर, कांग्रेस का सफाया, दिल्ली में बरकरार रहेगा केजरीवाल का करिश्मा। ब्रेक के बाद हम बताएंगे दिल्ली राजस्थान के साथ सीटों के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में क्या है वोटरों का रुझान। बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली, राजस्थान और यूपी में अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर लोकनीति IBN ने पोल किया है। क्या निकल कर आया है सर्वे में और क्या मायने हैं नतीजों के नेशनल लेवल पर। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया और CNBC आवाज के सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी। सबसे पहले बात दिल्ली की, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दिल्ली में केजरीवाल का करिश्मा बरकरार है। लोकनीति IBN सर्वे के मुताबिक दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 48% वोट शेयर मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी 30% वोट शेयर के साथ दूसरी सबसे पार्टी बन सकती है। सीटों की बात करें तो आपको लोकसभा की 4 से 6 सीटें और बीजेपी के खाते में 1 से 3 सीटें आ सकती है। यानी पूरी उम्मीद है कि केजरीवाल विधानसभा के नतीजों को लोकसभा में भी दोहराएंगे। और दिल्ली के नतीजे आखिर क्या कहते हैं, इसके नेशनल लेवल पर क्या मायने निकल के आ रहे हैं, बात करते हैं हमारे संपादक संजय पुगलिया से। संजय, दिल्ली में इस पोल के मुताबिक आपकी क्लीन स्वीप होती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के लिए इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता कि आप बीजेपी के लिए कोई खतरा हो सकती है। हालांकि इस पर बहस बहुत हो रही है कि ये जगह जगह कैंडिडेट खड़े करेंगे तो वोट काटेंगे, लेकिन CSDS के नतीजे ये बताते हैं कि हर जगह गैप इतना ज्यादा है कि आप अगर बहुत बढ़े भी तो बीजेपी के आंकड़े को बिगाड़ पाए, ऐसा नहीं लगता। ये आंकड़े बीजेपी के लिए 2 ही राज्य में बिगड़ रहे हैं, कांग्रेस की वजह से कर्नाटक में और आपकी वजह से दिल्ली में। असेंबली के नतीजों को अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी को यहां पर लोकसभा की 2 सीटें मिलनी चाहिए थी और 5 बीजेपी को, लेकिन यहां की ज्यादातर सीटें कांग्रेस के पास थी, इसको ख्याल रखिएगा। तो यहां दिल्ली का जो लॉस है वो बीजेपी की मौजूदा सीटों का लॉस नहीं है। यह बात सही है कि दिल्ली में मीडिया बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड होता है, मैग्नीफाइड होता है, इसलिए यहां पर नरेंद्र मोदी के बजाय अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के तौर पर पहली पसंद हैं। लेकिन यह सर्वे हुआ है 5 से 15 जनवरी के बीच में, उस वक्त जब उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल पीक पे थी। उसके बाद कुछ जो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें आपकी बड़ी आलोचना हुई है, वो इस सर्वे में दिख नहीं रहा है। हालांकि इसके बाद भी आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी यहां से और बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन हाँ, दिल्ली एक वो चुभन है जो बीजेपी की जीत को या नरेंद्र मोदी की जीत में एक छोटी सी चुभन तो पैदा करती है। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई है दिल्ली की, लेकिन अब बात करते हैं यूपी की और राजस्थान की जनता का आखिर वहां पे क्या मिजाज है, जानने के लिए चलते हैं अपने सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास। नीरज, ये बताएं कि सब यूपी के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ पर क्या कहता है यूपी और राजस्थान का ये सर्वे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे भारी उलटफेर देखने को मिल रहा है और बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों और वोट परसेंटेज के साथ नंबर 1 पार्टी बन के निकली है। अगर आपको बताऊं, जो हमारा सीट का प्रोजेक्शन है वो 41 से 49 सीटें मिलने की जो भारी बढ़त की तरफ दिख रहा है, और वोट परसेंटेज में भी बहुत सिग्निफिकेंट बढ़त आई है। जो पिछले चुनाव में 2009 के चुनाव में सिर्फ 18% वोट बीजेपी को मिले थे, वो बढ़ के 38% तक पहुंच रहे हैं, और इसी वजह से सीटों में आपको भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। 50 की तकरीबन सीटें पहुंचती हुई दिख रही हैं।
कांग्रेस जो 22 सीटें हैं इस समय उसकी, उसमें जो है नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान है। 4 से 10 सीटों का अनुमान शुरुआती दौर पर निकल के आ रहा है और वोट परसेंटेज में भी 2% की गिरावट है, जो 18 से गिर के 16 हो रहा है। लेकिन जो सबसे शॉकिंग है वो समाजवादी पार्टी के लिए, जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है, 2012 में भारी बहुमत से जीत के आए थे, उनकी इमेज को धक्का लगा है और वहां पे भारी नुकसान है। केवल 8 से 14 के बीच में उनको सीटें मिलने का अनुमान है और उनका वोट परसेंटेज भी 23 से घट के 17% रह जाएगा। और बीएसपी भी वोट परसेंटेज के लिहाज से भारी नुकसान उठा रही है, उसका वोट परसेंट 28 से गिर के 17% रह जा रहा है और सीटें भी उसे केवल 10 से 16 के बीच में मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरीके से बदल रही है बीजेपी के पक्ष में। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है यूपी के लिए, वो मुजफ्फरनगर के दंगों से एक टर्निंग पॉइंट की तरह से बदलता हुआ दिखा और यहाँ पे ज्यादातर लोग, तकरीबन 45% लोग समाजवादी रूलिंग पार्टी को इस दंगों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरीके से बीजेपी के फेवर में, मोदी के फेवर में जाती हुई दिख रही है। राजस्थान में जो चुनावी तस्वीर बन के दिख रही है, सीएसडीएस के सर्वे में निकल के आ रही है, उसमें बीजेपी जो उन्होंने हाल के विधानसभा चुनाव में एक भारी विक्ट्री हासिल की है, 3/4 से ज्यादा सीटें उनको हासिल हुई हैं, वही तकरीबन दोहराने की स्थिति में है और भारी बढ़त उनको वहां पे मिलती दिख रही है। सीटों का आंकड़ा बताऊं तो 20 से 24 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, जो नतीजों के रुझान से पता चल रहा है। कांग्रेस को भारी नुकसान, केवल 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, 0 से 2 सीट्स, और वोट परसेंटेज में भी तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है कांग्रेस के। जी नीरज और संजय पुगलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, यूपी की अगर बात करें, बीजेपी भारी जीत लाती दिख रही है सर्वे के मुताबिक। इस बढ़त के पीछे क्या कारण देखते हैं आप, और क्या ये अखिलेश सरकार के खिलाफ जनादेश है? सीएसडीएस के सर्वे से जो यूपी के आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो माना जा रहा था कि एक तरह की तिकोनी या चौकोनी लड़ाई होती है, वो नहीं है। यहाँ बीजेपी बहुत आगे है। तो हमारे पुराने जो सांचे थे जातीय आधार पर यूपी को समझने के, वो गलत होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को बहुत ज्यादा बढ़त मिल रही है, जिससे वो 40 से 50 के बीच कोई भी आंकड़ा लेकर के आ सकते हैं सीटों का, और अंडर 20 रह जाने वाले हैं बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों। जाहिर है कि वहां पर एक खास बात और हुई है कि राज्य सरकार के खिलाफ, समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ नाराजगी भी बहुत ज्यादा है। इस सर्वे में आप दूसरी तरफ देखिएगा तो बिहार हो या उड़ीसा हो या तमिलनाडु हो या वेस्ट बंगाल हो, वहां की राज्य सरकार से नाराजगी ज्यादा नहीं है, यूपीए के खिलाफ नाराजगी ज्यादा है। लेकिन यहां पर डबल वहमी इसलिए हो रही है समाजवादी पार्टी के संदर्भ में कि समाजवादी पार्टी की सरकार बेहद अलोकप्रिय है और यूपीए तो अलोकप्रिय है ही। तो कहीं ना कहीं यूपी इस बार दिल्ली के लिए बहुत साफ मैंडेट देता हुआ नजर आ रहा है, और यूपी से ही अगर बीजेपी एक बहुत भारी भरकम जीत की तरफ बढ़ती है तो उसका रास्ता यूपी से गुजरेगा, ये जो हम कहते थे वो सही होता हुआ दिख रहा है इस सर्वे के आधार पर। संजय जी, राजस्थान में जैसी स्थिति है उससे लगता है कि कांग्रेस, जिसने पिछली बार 20 सीटें जीती थी, इस बार बुरी तरह हार सकती है। राजस्थान के इन संभावित नतीजों को आप कैसे देखते हैं और क्या सबक है इससे कांग्रेस के लिए? राजस्थान में देखिए, जो पार्टी जीतती है असेंबली में वो वही परफॉर्मेंस वहां रिपीट होता है। लेकिन यहां खास बात यह है कि बीजेपी के पक्ष में वोटर और कंसोलिडेट हुआ है, कांग्रेस का साथ वोटर ने और छोड़ा है। राजस्थान में भी वही लर्निंग है जो यूपी में भी है कि जो अन्य जातियां परंपरागत तौर पर बीजेपी को वोट नहीं करती थी, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड, ये वोट भी उसके साथ जुड़ रहे हैं। इस कारण से राजस्थान में तो करीब करीब बीजेपी स्वीप करने जा रही है। अगर कांग्रेस यहां मुश्किल से 2-3 सीटें जीत ले तो बहुत बड़ी बात होगी। और बाजार में आज कैसा हुआ कारोबार, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। और अब बात है बाजार की, जहां सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में आज कामयाब रहा। आज ये 35 पॉइंट की बढ़त के साथ अब तक के अपने सबसे ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है। निफ्टी भी साल के उच्चतम स्तरों में बंद होने में कामयाब रहा। हालांकि छोटे मझोले शेयर टिक नहीं पाए और इनमें बिकवाली आज दिखाई दी। कैपिटल गुड्स शेयरों में से भेल एल&टी ने बाजार को संभालने का काम किया आज। वहीं एक्सिस बैंक और HDFC ने भी बाजार की तेजी में योगदान दिया। हालांकि IT शेयरों ने आज निराश किया। मुनाफा
मुनाफा वसूली के दबाव में HCL टेक 2.25% और TCS 1% टूटा। इसके अलावा ऑटो शेयरों में M&M, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स ने भी दबाव बनाने का काम किया। M&M तो आज करीब 3% फिसलकर बंद हुआ है। और अब बात करते हैं दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक की। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि वित्तीय घाटे और करंट अकाउंट घाटे को काबू में करना उनकी पहली प्राथमिकता है। दावोस में हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 की एग्जीक्यूटिव एडिटर मेनका दोषी के साथ खास बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जल्दबाजी में विनिवेश के फैसले नहीं ले रही है। इसका पूरा रोड मैप सितंबर में ही बना लिया गया था। There's no last minute dash. I had set out a calendar and I had made it very clear that this investment will take place only in the second half of the financial year. And we are adhering to that calendar. We are disinvesting according to that calendar, which I had made public sometime in, I think, September or so. So there's no last minute dash. As far as special dividends are concerned, we convened a meeting of the public sector companies at the beginning of the year, once again in the middle of the year, and we made it clear to them that rule is use it or lose it. और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।